गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सी आनंद काबरा दिस साइड और इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका सीए फाउंडेशन का बिजनेस इकोनॉमिक्स। यहाँ पे चैप्टर 5 से आगे के चैप्टर्स मैं कवर कर रहा हूँ पहले, फिर बचे हुए 4 चैप्टर कवर कर रहा हूँ। सो चैप्टर 5 है आपका बिजनेस साइकिल्स। सो प्लीज पे अटेंशन गाइस। देखो, आपका नया सिलेबस जो मई 2024 से एप्लीकेबल हुआ है उसमें चैप्टर 6 से लेके 10 तक नए चैप्टर्स है। ये MA मैक्रो इकोनॉमिक्स में फॉल करते हैं, राइट, इस एरिया में आ जाते हैं। अब ये चैप्टर्स को सीखने का है, मतलब इसमें बहुत सारा थ्योरी पढ़ने का है। सिंपल एक बात समझ लीजिए, क्लियर। उनको कनेक्ट करने के लिए पहले आपको चैप्टर 5 समझ लेना चाहिए। वंस यू गेट चैप्टर 5 तो 7th 8th 9th ये मैं आसानी से सिखा सकता हूँ। 6th वाले में कुछ कैलकुलेशन है, वो छठे चैप्टर में मैं सिखा दूंगा, ठीक है। चलिए, लेट अस बिगिन। चैप्टर 5 पढ़ने से पहले एक चीज मैं यहां पे नोट करवा के देना चाहूंगा। चला, चैप्टर 6 जब पढ़ेंगे तो वहां पे कैलकुलेशंस बता दूंगा। अब ये बात समझो, ये शायद किसी ने कनेक्ट करके नहीं दिया होगा। दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम यू आर लुकिंग एट दिस काइंड ऑफ वीडियो। चैप्टर 5 को मैं अलग तरीके से प्रेजेंट करूंगा, फिर चैप्टर 5 का टेक्स्ट पढ़ेंगे, और चैप्टर 5 बिजनेस साइकिल्स, इसके लिए जो बोला है ये हम चैप्टर 7 में कनेक्ट करेंगे, चैप्टर 8 में कनेक्ट करेंगे। लेट अस ट्राई टू पुट अप द इंडेक्स। फर्स्टली, चैप्टर 5 से आगे क्या क्या चैप्टर्स है। मैं वैसे बता दूं, मैं अकाउंट्स का भी टीचर हूं, तो वही नोटबुक यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, सो बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो फर्स्टली माइक्रो वाला जो एरिया है उसमें आ जाता है आपका चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। चैप्टर 2 में 3 यूनिट्स, मेजरली दो ये टॉक अबाउट डिमांड एंड सप्लाई एंड कंज्यूमर बिहेवियर। चैप्टर 3 में 2 यूनिट्स, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एंड चैप्टर 4 में 3 यूनिट्स, यहाँ पे इंट्रो है, फिर सेकंड में प्राइसिंग कैसा चेंज होता है वो दिया है, थर्ड में कंपटीशन किस किस टाइप का है मार्केट में, कैसा प्रॉफिट्स होते हैं, वो सब चीजें यहाँ पे दी है ना। उसके बाद आते हैं हम MACRO मैक्रो। यहाँ जाएगा आपका चैप्टर 5, ये रहेगा बिजनेस साइकिल्स। सो सॉरी, हैंडराइटिंग बहुत अलग आया। बिजनेस साइकिल्स चैप्टर 6 2 यूनिट्स, नेशनल इनकम अकाउंटिंग है यहाँ पे। चैप्टर 7 यहाँ पे आपका फिस्कल पॉलिसी एंड बजटिंग एंड क्या आएगा, मार्केट फेलियर्स, है ना। कितने यूनिट्स है, 2 या 3? 3 यूनिट है। 3 यूनिट्स में आप सीखोगे फिजिकल पॉलिसीज, फिर मार्केट फेलियर क्या है, उसके रीजंस क्या है, मार्केट करेक्शन कैसे होता है, एंड बजटिंग का प्रोसेस। ऐसी 3 चीजें सीखने की यहाँ पे। तो दिस इज मोस्टली विथ फिजिकल पॉलिसीज। चैप्टर 8 में भी 3 यूनिट, मनी डिमांड, मनी सप्लाई एंड मॉनेटरी पॉलिसी। Chapter 9 is quite huge with 5 यूनिट्स। क्या क्या है भाई यहाँ पे, इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज, सेकेंड वन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ
थर्ड टैरिफ रेट्स, ट्रेड एंड निगोशिएशंस, यहाँ पे टैरिफ्स वगैरह बताया। हम्म, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज, एफडीआई वगैरह के बारे में बात करिए। एंड लास्ट वन, अच्छा यहाँ पे एफडीआई की बात करिए। डन। लास्ट वन इज द थ्योरी चैप्टर, प्योरली थ्योरी चैप्टर। लॉजिकल कौन सा देखो, ये 6 नंबर, 5 नंबर से लेके तो 9 नंबर सारे लॉजिकल है, पहले 4 भी लॉजिकल है, और ये 5 से लेके 9 तक सारे लॉजिकल है। अब कनेक्टिविटी कैसा है समझ लीजिए आप। हम जब पढ़ेंगे ना तो बिजनेस साइकिल्स पढ़ लेंगे पहले, बिजनेस साइकिल्स का मतलब समझ लेंगे, और उसमें ना इंटरनल एक्सटर्नल रीजंस ऐसा बोला है। रीजंस जब देखेंगे तो यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल रीजन और इंटरनल रीजंस ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे लिस्ट आउट किए गए हैं, बोले मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से चेंज होता है, फिजिकल पॉलिसी की वजह से चेंज होता है, ये सब लिस्ट आउट किया है। यहाँ पे इन्होंने बिजनेस साइकिल के चैप्टर में ना एक एक लाइन में वो खत्म कर दिया है, और उसका एलेब्रेशन कहाँ मिलेगा मेरे को फिर, जैसा चैप्टर 7 में फिजिकल पॉलिसीज का एलेब्रेशन मिलेगा, और चैप्टर 8 में मॉनेटरी पॉलिसीज का एलेब्रेशन मिलेगा, एंड चैप्टर 9 में फॉरेन एक्सचेंज रेट का एलेब्रेशन मिलेगा। ठीक है, अब एक बार मैं ना आपको ले डाउन करवाता हूँ जीडीपी साइकिल, एक बार समझा देता हूँ, थोड़ा पहले पुटअप करते हैं, एक एक चीज समझते हैं, फिर वापस ये कनेक्टिविटी को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए जीडीपी साइकिल, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय जीडीपी? हाँ, सर जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंडिया में एक फिजिकल ईयर में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए उनका सबका अगर सम अप कर लिया जाए फाइनल अमाउंट्स का, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कर दिया जाए, तो ऐसा कहेंगे सर जीडीपी है। अब जितना आसान मैंने बताया वो कैलकुलेट करना चैप्टर 6 में आपको सिखाया गया है, वो हम वहां पे देखेंगे। फर्स्टली हम बात कर लेते हैं कुछ चीजों की, जैसे देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप डिमांड और सप्लाई चीजें पढ़े हो, तो वट एवर थिंग्स आर हैपनिंग इज बिकॉज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर जैसा बिहेव करता है उसकी वजह से चीजें हो रही है। तो जो जीडीपी है इंडिया में, जो प्रोडक्शन बढ़ाना है वो किस वजह से बढ़ाना पड़ेगा आपको? व्हाट आर द रीजंस की प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा बताइए। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन के साथ साथ डिमांड बढ़ रही है। अच्छा, एक किसी इंडिविजुअल की डिमांड है तो उसको अपन इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं, लेकिन अखे इंडिया की पॉपुलेशन का डिमांड है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो अपन एम ए मैक्रो इकोनॉमिक्स में है। पहले तो मैं एक छोटा सा नॉनसेंस सा चीज बता दूं जो बहुत नॉनसेंस है लेकिन अच्छा है। माइक्रो के स्पेलिंग में आता है आई, और मैक्रो के स्पेलिंग में आता है ए। माइक्रो में इंडिविजुअल चीजों पे ध्यान होता है, और मैक्रो में ऑल चीजें, एग्रीगेट चीजें। ठीक है, तो अभी हम जब पढ़ रहे तो मैक्रो पढ़ रहे, तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड देखो मैं चार्ट ड्रॉ कर लो, चार्ट मस्त तो बनेगा, बहुत अच्छा चार्ट बनेगा, और इसमें बहुत सारे लॉजिक छुपे हुए हैं, आने वाले सारे चैप्टर्स के लॉजिक इस चार्ट में। अब ये मैंने खुद ने डेवलप किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में, मैं जब पढ़ाता है वो 5-6 साल में सीबीएसई प्लस सीए फाउंडेशन, पढ़ाते पढ़ाते ये चीज मेरे दिमाग में क्लिक होती गई, मैं कनेक्ट करते गया, ओरिजिनली मैंने बनाया। मतलब कनेक्टिविटी मेरा है, कंसेप्ट ऑब्वियसली बात है उन उन इकोनॉमिक्स का है जिनके नाम हम यहाँ पे लिखेंगे, बाकी ये डायग्राम मेरा है। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिजनेस साइकिल जब पढ़ेंगे ना तो बिजनेस साइकिल घटने के रीजन, घटने के मतलब वो एग्जीक्यूट होने के या होने के रीजंस जो बताए गए हैं वो बताए गए हैं। एग्रीगेट डिमांड, देखो कोई भी चीज बनाना है तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा उस चीज के लिए डिमांड है कि नहीं है, तो एग्रीगेट डिमांड सबसे पहला देखा जाएगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ऐसा किसने बोला?
ये एक की फैक्टर है, किसने बोला ये? किनीज ने बोला। किसने बोला? किनीज ने। जॉन एम किनीज ने बोला कि एग्रीगेट डिमांड इज द की नीज फैक्टर। तो किनीज याद रख लेना, की फैक्टर याद रख लेना। बिजनेस साइकिल में सबसे ज्यादा रोल किसका रहता? तो बोले एग्रीगेट डिमांड का सबसे ज्यादा रोल है। अब एग्रीगेट डिमांड के बाद जिसका नंबर आता है वो क्या है? एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ रहा है तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको नए नए इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट्स एज इन इन्वेस्टमेंट काय में बढ़ाना पड़ेगा? कैपिटल गुड्स में, जैसा प्लांट एंड मशीन वगैरह चीजें। अगर ऑटोमेशन बढ़ गया तो क्या बढ़ जाएगा बेटा? प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और प्रोडक्शन बढ़ा मतलब ही क्या बढ़ा? जीडीपी। अब ये सब चीजें हो रही है तो मुझे एक बात बताओ, मशीनरी के साथ तुमको एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा। एम्प्लॉय को जो मिलता है उसको बोलते हैं मनी इनकम। ये जो लोग कमाई करते हैं इसको क्या बोलते हैं? मनी इनकम। क्या बोलेंगे आप लोग? मनी इनकम मतलब जो पैसे के फॉर्म में मेरे को रिसीव होएगा वो मनी इनकम, काम करके, व्यवसाय करके या फिर जॉब करके। उसमें से मैंने मेरे गवर्नमेंट को क्या देना होता है? कौन सा? इनकम टैक्स। तो सर मान लो आपने 100 रुपए कमाए और 20 रुपए टैक्स में चले गए तो आपके पास कितना बचेगा? आप खर्चा कितना कर पाओगे सर? 100 की 80? 80। तो ये जो खर्चा कर पाएंगे इसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। क्या बोलेंगे इसको? जो आप बची है आपके पास, आप खर्चा कर सकते हो, डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताऊं। अब बेटा ये इनकम हम दो जगह लगाएंगे। हमारे रूटीन के कुछ कंजम्पशन के एक्सपेंडिचर है वो हम करेंगे, और जितना पैसा बच जाएगा वो हम सेव करेंगे। क्या करेंगे हम? अब पैसा सेव करेंगे तो घर पे रखेंगे कि कहीं पे इन्वेस्ट भी करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे, राइट। तो मतलब देखो क्या होएगा, कंजम्पशन अगर बढ़ेगा तो मतलब फिर से डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब इन्वेस्टमेंट घर में किया अपन ने, मतलब एक हाउस प्रॉपर्टी परचेस की, शॉप परचेस की, तो भी इसका इम्पैक्ट कहां पे जाएगा? एग्रीगेट डिमांड पे। कैन वी से दैट ये दोनों का टोटल एग्रीगेट डिमांड है? सी प्लस आई इज एग्रीगेट डिमांड, ऐसा बोल सकते हैं अपन। हाँ, फटाफट कनेक्ट करवा लो। इतना लिख लिया आप लोग? अभी देखो कुछ चीजें चैप्टर 5 की लिखवाऊंगा, कुछ चीजें चैप्टर 6 की लिखवाऊंगा, कुछ चीजें चैप्टर 7 की लिखवाऊंगा। पहले हम वोकेबलरी डेवलप कर लेते हैं, फिर एक एक चीज अच्छे से देखेंगे। और मैं बता दूं, ये अगर समझ गया ना चीज, ये चीज अगर समझ गया, ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये चीज अगर समझ गया तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने में काफी ज्यादा मदद मिलने वाली, काफी एफर्ट्स रिड्यूस हो जाएंगे, और जो लॉजिक एक एक चैप्टर में बोले ना वो समझने में आसान होगा। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। मे बी ये आप पहली पहली बार देख रहे हो, थोड़ा टफ लगेगा या समझ में नहीं आएगा चालू कहां से किया है, क्यों किया है। बट बिलीव मी, आई हैव डन ऑल द थिंग्स, मतलब पूरी स्टडी करके, पूरा है ना समझ के ये चार्ट बनाया है। शायद ही कोई बंदा ये प्रेजेंट करेगा आपके सामने, क्योंकि ये टफ जॉब है। ये रिस्क कोई टीचर नहीं लेगा, और जिसको नहीं आता तो उसको तो नहीं चाहता।
सिंपल है, ठीक है। आगे ये यहां तक की बातें समझ में आ गई? तो देखो एक एक चीज बता रहा हूं, अभी चैप्टर 5 की चीजें मैं वॉयलेट कलर से लिख रहा हूँ। वॉयलेट बोलिए, पर्पल बोलिए। चैप्टर 5 की चीजें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये हो गया किनीज डिमांड। उसके बाद में देखो अगर मैं ग्रीन कलर ले लूं, मान लो एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ रहा है, माँ कसम, अरे ये आना चाहिए था। अगर मैं बोलूं एग्रीगेट डिमांड ऊपर जा रहा है तो इसके वजह से इन्वेस्टमेंट्स भी ऊपर जाएगा, इसके वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसके वजह से जीडीपी बढ़ेगा। अब ये कैसे होगा? प्रोडक्शन के तरीके से जीडीपी कैलकुलेट करने का एक तरीका है, एक्सपेंडिचर का एक मेथड है और इनकम का एक मेथड है। ये सारे मैं इधर ऐड करके देने वाला हूँ, तो फिर दोनों तीनों चैप्टर फटाफट। हाँ, अब जीडीपी बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, मनी इनकम बढ़ेगा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, उसके बाद में कंजम्पशन बढ़ेगा, सेविंग्स भी बढ़ेगा, ठीक है। अगेन एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, हाँ, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा बेटा। अब मान लो गलती से अगर चक्कर घूम गए, एग्रीगेट डिमांड कम अगर हो गया तो इन्वेस्टमेंट कम होएगा, प्रोडक्शन कम होएगा, जीडीपी कम होएगा, एम्प्लॉयमेंट कम होएगा, मनी डिमांड कम होएगा, डिस्पोजेबल इनकम कम होएगा, सेविंग कम हो जाएगा, कंजम्पशन कम हो जाएगा। ओके क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सब चीजें? हाँ, अब ये एक दूसरे को कनेक्टेड है और इनका एक दूसरे पे इंपैक्ट है। जैसे देखो शुरू करते समय मैंने कहां से शुरू किया चीज, यहां से हुआ। बट अगर कोई टेक्स्ट में बोला जाए कि मान लो गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा दे रहा है तो क्या हो जाएगा? डिस्पोजेबल इनकम क्या होएगा? कम हो जाएगा। डिस्पोजेबल इनकम कम हुआ तो तुम्हारे पास पैसा कम बचेगा, तुम खर्चा कम करोगे, खर्चा कम कर रहे हो बोले तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जा रही, एंड सब चीजें ऐसी घूमना चालू हो जाएगी। समझ में आ रहा है पॉइंट? ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? किस चीज का इंपैक्ट कैसे किस पे आता है? हाँ, ये जो बिजनेस साइकिल है ना, ये दो लोग पढ़ेंगे। ये बिजनेस साइकिल दो लोग पढ़ेंगे, कौन कौन? एक गवर्नमेंट और एक बिजनेस ओनर्स। दो लोगों को इसका स्टडी करना है, डिसीजन मेकिंग के लिए दो लोगों को इसका स्टडी करना है। कौन कौन पढ़ रहा है बेटा? ये गवर्नमेंट एंड बिजनेस हाउसेस, बिजनेस एंटिटीज, बिजनेस हाउसेस, ये इस चीज की जानकारी रख रहे हैं। बिजनेस साइकिल के कौन से स्टेज में है वो चेक करते रहेंगे, ठीक है। उनको कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, इसलिए इसका अंदाजा जरूरी है। अभी मुझे एक बात बताओ, ओ शिट, अभी गर्मी हो रहा है तो हमने अंदाजा लिया कुछ एसी या कूलर फिट करना चाहिए। ये डिसीजन कब आया? जब एनवायरनमेंट वैसा हो गया, ठीक है। सेम वे इस जीडीपी साइकिल को देख के बिजनेस ओनर्स को डिसीजन लेना है कि हमारा बिजनेस चालू करना है कि रुकाना है। गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है टैक्सेस बढ़ाना है कि टैक्सेस कम करना है। ये सब चीजें डिपेंड करेंगी कि एनवायरनमेंट क्या है, और एनवायरनमेंट क्या है ये बताने वाले इंडिकेटर्स हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जब मैंने ग्रीन कलर से एरो किए, जब मैंने ग्रीन कलर से एरो किए तो सब ऊपर ऊपर जा रहा था, तो इसको बोलते हैं एक्सपांशन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपांशन ऑफ जीडीपी साइकिल। क्या बोलेंगे इसको? एक्सपांशन ऑफ जीडीपी साइकिल। और बेटा जब सब चीजें नीचे आ रही थी, जब सब चीजें नीचे आ रही है तो क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जीडीपी साइकिल। कलर कनेक्ट कर लेना, ग्रीन कलर के एरोज जो ऊपर जा रहे हैं वो ग्रीन कलर से मैंने एक्सपांशन लिखा,
रेड कलर से एरोज जो नीचे आ रहे हैं उसको मैंने एक्सपांशन रेड कलर से, कॉन्ट्रैक्शन मैंने रेड कलर से लिख दिया, ठीक है। डन। अब मैंने आपसे चैप्टर 5 बता देना है पहले। जैसा पहले मैंने लिखा एग्रीगेट डिमांड, कुछ लोगों का मानना है, मतलब किनीज का मानना है की फैक्टर है, किनीज का मानना है की फैक्टर है, वैसा ही इन्वेस्टमेंट में प्राइमरी फैक्टर बोला गया है। फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट आर द प्राइमरी फैक्टर ऑफ बिजनेस साइकिल, ऐसा कुछ इकोनॉमिस्ट लोग मानते हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे एक बात बताओ, ये सब चीजें करने के लिए क्या लगेगा? ये सब चीजें करने के लिए सर पैसा लगेगा, मतलब ये एक मॉनेटरी फेनोमेना है। देखो मेरे पिताजी हमेशा एक बात बोलते हैं, कोई भी चीज बिना पैसे की नहीं होती, हर चीज को पैसा लगता है। यहाँ पे भी ये बिजनेस साइकिल्स एग्जीक्यूट होने के लिए पैसा होना जरूरी है, ठीक है, मॉनेटरी फेनोमेना। अब कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बेटा आपके दोस्त ने आपको पैसा मांगा, तो आप क्या बोलते हो उसको? दे देते हो कि कुछ गाली गलौज करते हो? दे देते हैं। मैं तो बोलता हूँ, हट रे, नहीं मिलता पैसा। क्या बोलूंगा मैं? हाउ ट्रे, ये एक व्यक्ति का नाम है, इन्होंने बोला कि ये बिजनेस साइकिल जो है ये मॉनेटरी फेनोमेना है, ये इन्होंने बोला। तो याद रखने के लिए एक मैं मतलब छोटे बच्चों जैसा तरीका बता रहा हूँ, अल्दो आई एम 33 ईयर्स ओल्ड, बट क्या करें, दिल तो बच्चा है, ऐसे सिखाना पड़ता है बच्चों को बच्चों जैसा, तो बताते रहते हैं हम ऐसे तरीके। तो दोस्त ने अपने से पैसे मांगे और पैसे की बात जब आती है तब अपन बोलते हैं भाई मेरे पास पैसा नहीं, हट रहे, समझा? तो आपसे अगर पूछा जाए बिजनेस साइकिल इज अ मॉनेटरी फिनोमेना, नेम द ऑथर, बोलने का हट ट्रे, हाउ ट्रे, ठीक है, डन, ओके। अब यहीं से शुरू करते, देखो अब पैसे का होना, मुझे एक बात बताओ, कोई भी चीज करने के लिए पैसा लगता, अगर आपके पास पैसा बढ़ जाएगा तो ये जीडीपी साइकिल पे क्या फर्क आएगा? मार्केट में अगर पैसा बढ़ जाएगा तो जीडीपी साइकिल पे क्या फर्क आएगा? जीडीपी साइकिल एक्सपांड होएगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड होएगा? देखो हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई अगर बढ़ेगा तो मनी सप्लाई अगर बढ़ेगा तो एक्सपांशन ऑफ जीडीपी साइकिल होएगा, मनी सप्लाई अगर कम होगा तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जीडीपी साइकिल होएगा। अब बेटा मनी सप्लाई पढ़ने के लिए आप चैप्टर 8.2 पढ़ने वाले हो, तो इसके इंस्ट्रूमेंट्स इन डिटेल आपको चैप्टर 8.2 में बताए, मॉनेटरी पॉलिसीज के साथ, ठीक है। वहां पे मनी सप्लाई कैसे कैसे होता है वो बताया, और मॉनेटरी पॉलिसीज 8.3 में सिखाया है। अब एग्जांपल ले लीजिए मॉनेटरी पॉलिसीज का, मैं यहाँ पे सिर्फ समरी बता रहा हूँ, एक एक डिटेल में पढ़ाने वाले वापस, मतलब मैं आपको सिर्फ ये वीडियो में यही बताने की कोशिश करूंगा, बार बार ये बताऊंगा, ये जीडीपी साइकिल दिल और दिमाग में रख लो बेटा। MA इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स विल बी अ वेरी इजी थिंग देन, मतलब इट इज अ लिटिल बिट लेंथी, बट फिर तुमको तकलीफ नहीं होगी पढ़ने में, ये मेरे को कहना है, बाकी एफर्ट्स तो लेने पढ़ने वाले हैं, बट लॉजिक देने की कोशिश हो रही है। जैसा नोटबंदी हो गई, नोटबंदी हो गया, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो बेटा मार्केट से पैसा गायब हो गया था, तो एक समय के लिए मार्केट थोड़ा स्लैक में आ गया था, मतलब स्लो स्लो चलने लग गया था। क्यों हुआ? क्योंकि पैसा मार्केट से गायब हो गया, तो मनी सप्लाई कट हुआ, तो जीडीपी साइकिल कॉन्ट्रैक्शन में आएगा। उसके बाद में गवर्नमेंट
के सिक्योरिटीज बेचे जाते हैं मार्केट में, मालूम तुमको? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर बेचे जाए मार्केट में तो लोग उसको खरीदेंगे, तो लोगों का पैसा जाएगा आरबीआई के पास, तो मार्केट से पैसा किधर जमा हो गया? आरबीआई के पास। मार्केट में पैसा है क्या? नहीं। तो क्या होएगा जीडीपी साइकिल का? जीडीपी साइकिल बढ़ेगा कि कॉन्ट्रैक्शन में आएगा? कॉन्ट्रैक्शन में आएगा। अब बेटा मैंने ये बता दिया कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है, लेकिन इवेंट कब यूज करने का है? इधर ध्यान देना, गवर्नमेंट बोल रहा है। गवर्नमेंट ने ये देखा कि मार्केट में बहुत ज्यादा हलचल है पैसा होने की वजह से, तो गवर्नमेंट पैसा छीन तो नहीं सकता है, लेकिन गवर्नमेंट दिमाग लगाया इन्वेस्टमेंट सेल करो, मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड सेल करो अच्छे इंटरेस्ट रेट ऑफर करके, लोग उसको परचेस करेंगे, लोग परचेस करेंगे तो लोगों के पास जाएगा इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट बॉन्ड, पैसा आ जाएगा गवर्नमेंट के पास। अब लोग इन्वेस्टमेंट का ही खर्चा कर सकते क्या? नहीं, स्टेबिलिटी आएगा। पैसा किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। तो जीडीपी साइकिल बहुत स्पीड से भाग रहा रहेगा ना, तो उसको लगाम लगाने के लिए गवर्नमेंट ऐसे तरीके यूज करता है। प्लीज अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट से बता रहा हूं अभी। भागती दौड़ती स्पीड को लगाम अगर लगाना है तो गवर्नमेंट ओपन मार्केट ऑपरेशंस यूज करता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफर कर दो मार्केट में अच्छे रेट से, लोग इन्वेस्टमेंट कर देंगे, पैसा ब्लॉक हो जाएगा, फिर हलचल बंद। इसके उल्टा हुआ, गवर्नमेंट जब पैसा वापस रिलीज करेगा, ये सिक्योरिटीज का पैसा रिलीज करेगा, वापस से जीडीपी साइकिल ऊपर जाएगा। यही सब चीजें आपको चैप्टर 8 में पढ़नी है। जितना 2 मिनट में मैंने बताया उतना ही आधा 1 घंटा वापस यही पढ़ना है, रामायण महाभारत। प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है? मनी सप्लाई के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है, वो आप पढ़ेंगे मॉनिटरी पॉलिसीज के थ्रू, ठीक है? उसके बाद देखो ये एक पार्ट है गवर्नमेंट के फिस्कल पॉलिसी का। अब फिस्कल पॉलिसी पे आते हैं, चैप्टर 7। चैप्टर 7 में फिस्कल पॉलिसी दिया है। मान लो इनकम टैक्स रेट्स, इनकम टैक्स रेट अगर कम कर दिए जाए तो लोगों को टैक्स क्या करना पड़ेगा? कम भरना पड़ेगा। से अपने एग्जांपल में 100 में से 20 रुपए अभी जा रहे हैं, अगर मान लो 100 में से सिर्फ 10 ही रुपए जा रहे रहते तो डिस्पोजेबल इनकम कितना बचता? 90 रुपीज। अब लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है तो एक्सपेंडिचर ज्यादा होएगा, ठीक है? इसका मतलब क्या सर, अगर इनकम टैक्स रेट कम कर दिए जाए तो एक्सपांशन ऑफ जीडीपी साइकिल होता है, और ऑन द कॉन्ट्ररी सर अगर बढ़ा दिए जाए तो क्या होएगा? कॉन्ट्रैक्शन होएगा। समझ में आया बात? सेम गोज विथ जीएसटी। लग्जरी गुड्स अगर बहुत परचेस कर रहे लोग, बहुत हवा कर रहे जीएसटी बढ़ा दो, कहीं तो रुकावट होगी। समझ में आ रहा है कैसे वर्कआउट होने वाला है? समझा? ऐसे कर करके एक एक चीजें हम चेक करते चलेंगे, ठीक है? ये 2 एग्जाम्पल मैंने लिख के दिए, बाकी के एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो वापस। डन? ये चैप्टर 7 में पढ़ेंगे आप। मालूम था ये ऐसा? अभी देखो एक एक चैप्टर इसमें से बाहर आएगा। अभी चैप्टर 5 में मैं जाता हूं। अब मैं कहा जा रहा हूं? चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 सिखाऊंगा, फिर वापस जीडीपी साइकिल रेफर करेंगे बार बार। चले चैप्टर 5 में, बिजनेस साइकिल। और ये देखो, हाँ, ये जो एग्रीगेट डिमांड है ना, ये कहाँ पढ़ने का अपने को? चैप्टर 6 में पढ़ने का है। और ये जीडीपी भी कहाँ पढ़ने का है?
चैप्टर 6 में। इतना ऐड कर लो लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट पे एक्सपेंसेस मेथड ऐड कर दो, एक्सपेंडिचर मेथड। जीडीपी कैलकुलेट करने के ये दो मेथड से, एक इनकम मेथड है वो अलग से डील करेंगे अपन चैप्टर 6 में ये सब। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर 5 में, बिजनेस साइकिल्स। अब बिजनेस साइकिल्स का मतलब क्या है, पहले तो मेरे को बताओ साइकिल का मतलब क्या है। साइकिल साइकिल हमारी सोनारी साइकिल, ऐसा एक मीम आया था हमारे टाइम इंस्टाग्राम पे 2-4 साल पहले। साइकिल मतलब जो कंटिन्यूअसली चलते रह रहा है, रोटेशन में है वो चीज, इसको बोलेंगे आप साइकिल। क्या तुम्हारी जिंदगी हमेशा सेम तरीके से चली है या अप्स एंड डाउन्स आए? आए, ठीक है, आने ही चाहिए तो मजा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, देखो बिजनेस साइकिल्स मतलब क्या, बेसिकली ये कहाँ होते हैं वो भी समझ लो। मुझे एक बात बताओ, जैसे आपका केस ले लेते, थोड़े दिन पहले इन्होंने जिद करी कि आनंद सर के पास क्लास करना है। इनके गवर्नमेंट मतलब इनके पिताश्री, उन्होंने मना कर दिया, तो इनके पास चॉइस थी क्या? नहीं। तो कोई फ्लक्चुएशन हुआ क्या इनके डिसीजन में? नहीं। लेकिन जिस समय इनके पिताजी ने इनको बोला जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, जी ले अपना सीए फाउंडेशन, उस समय इनके पास चॉइस आई, उस समय डिसीजन इन्फ्लुएंस हुआ। what I point out is, what I want to point out is, सोशलिस्टिक इकोनॉमी में कंज्यूमर के पास चॉइसेस होते हैं क्या? नहीं होते, लिमिटेड चॉइसेस होते, तो वो कुछ नखरे कर सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो कंज्यूमर के पास ढेर सारी चॉइसेस है। और मैंने आपको बताया मार्केट इज ऑल अबाउट सेंटिमेंट्स, ऊपर या नीचे जाना कहीं पे डिपेंड करता है? कंज्यूमर के सेंटिमेंट्स पे। तो ये बिजनेस साइकिल्स है ना, सोशलिस्टिक इकोनॉमी में नहीं होते। कहाँ होते फिर? ये कहाँ होते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। ठीक है, अब बिजनेस साइकिल का मतलब क्या है, देखो अगर अपन टाइमलाइन ड्रॉ कर लें, अगर हम टाइमलाइन पे ड्रॉ कर ले तो ईयर ऑन ईयर जैसे जैसे आगे जाएंगे, हमको ये ध्यान में आएगा कि इकोनॉमी जहां से शुरू हुआ था वहां से आगे है, फिर थोड़ा नीचे आया होगा, फिर ऊपर गया होगा, तो पिछली बार जितना ऊपर गया था उससे ज्यादा ही ऊपर गया, फिर नीचे आया होगा तो उससे कम नीचे आया होगा, उतना नीचे नहीं आया जितना लास्ट टाइम नीचे था, अगेन वापस ऊपर गया, एंड सो ऑन विल कीप ऑन हैपनिंग। ये फ्लक्चुएशंस का जर्नी चलता रहेगा, मतलब बिजनेसेस कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, ये चलता रहेगा। अगर मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान लूं और इसको एंड पॉइंट मान लूं, दो रेड कलर के डॉट दिख रहे हैं आपको, मैं फर्स्ट वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है उसको स्टार्टिंग पॉइंट मान लेता हूँ, जो राइट साइड में उसको एंड पॉइंट मान लेता हूँ, और उसको एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। मुझे एक बात बताओ, ये रेड कलर का जो डायरेक्शन है किस साइड जा रहा है, ऊपर कि नीचे? एवरेज में ये कैसा जा रहा है? ऊपर ही जा रहा है। अगर यू इग्नोर फ्लक्चुएशन,
तो रेड कलर की लाइन को बोलते हैं ट्रेंड। क्या बोलते हैं? या मैं बोलूं क्या बोलते हैं? बोलो। CAGR। क्वेश्चन याद है 2016 2020 बीच में के 3 साल दिए हैं, अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, लेकिन अपन ने सिर्फ दो एंड को देखा है। याद है क्या? दो एंड पकड़े, उसमें का रेट निकाल के दिया CAGR। तो ये ट्रेंड मतलब CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के जगह पे ये ट्रेंड पकड़ा है। क्लियर? अब बेटा जब ये ऊपर जा रहा है, ये चीज जब ऊपर जा रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल गुड्स का डिमांड याद है क्या? फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल गुड्स का डिमांड याद है क्या है? हाँ। हम्म। देखो, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, इनकम। याद है ये चीज? इसकी वजह से एक्सपांशन ऑफ दैट डिमांड होता है, राइट? एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दैट गुड्स होता है। हाँ, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड ये होता है, इसकी वजह से होता है। प्राइस बोला कि एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन? इंक्रीज डिक्रीज बोला, अदर देन प्राइस, यस। अब ये हुआ इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं। मान लो एक कोल्ड ड्रिंक है, उसकी डिमांड के साथ क्या होगा? एक कोल्ड ड्रिंक है, मैं बोल रहा हूं आपको GDP साइकिल क्या हो रहा है? सॉरी, GDP साइकिल ऊपर जा रहा है, बिजनेस साइकिल ऊपर जा रहा है। तो बेटा इसका क्या हो रहा है? क्या रीजन से एक्सपांशन होता है बोला GDP साइकिल का? लोगों की या तो इनकम बढ़ती है, लोगों के टैक्सेस कम हो जाते हैं, या फिर गवर्नमेंट का स्पेंडिंग बढ़ता है। लेकिन कमोडिटी की प्राइस की बात करी क्या मैंने कहीं पे? तो मैं क्या बोल रहा हूं, जब GDP साइकिल का एक्सपांशन हो रहा है तो कमोडिटी के साथ क्या होगा? व्हाट वर्ड्स यू विल यूज? एक्सपांशन ऑफ कमोडिटी का क्वांटिटी, या फिर इंक्रीज इन डिमांड ऑफ द कमोडिटी? इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ कमोडिटी। मतलब एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन तो खुद की प्राइस की वजह से होता है, लेकिन ये GDP साइकिल जब ऊपर जा रहा है तो खुद की प्राइस चेंज हुई है, क्या दूसरा कोई फैक्टर चेंज हुआ है? तो दूसरा फैक्टर चेंज हुआ है, तो GDP का हुआ एक्सपांशन। अगर GDP का एक्सपांशन हो रहा है तो किसी भी कमोडिटी का इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ डिमांड होगा, रादर देन एक्सपांशन ऑफ द कमोडिटी, एक्सपांशन ऑफ द क्वांटिटी। क्लियर? समझा? आगे। ऑलराइट, कूल। देखो, क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं हम। जो ट्रेंड वाला है उसको भी क्वेश्चन है। अगर उन्हें क्वेश्चन में पूछा इग्नोर द फ्लक्चुएशंस तो क्या दिखेगा? तो ट्रेंड दिखेगा। फिर पहला जहां पे मैंने ग्रीन कलर किया है वो क्या है? एक्सपांशन। यहाँ पे धीरे धीरे बिजनेस साइकिल ऊपर जा रहा है। फिर ये है आपका पीक, मतलब अभी तक ऊपर आते आते सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे हम पहुंच गए। वहां पे पहुंचने के बाद धीरे से गाड़ी फिर से नीचे जाना चालू होगी, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और जो लोवेस्ट लेवल पे आएगी इसको बोलते हैं ट्रफ। और ऐसा ही चलता रहेगा। हाँ, जिंदगी की यही रीत है,
एक्सपांशन के बाद पीक है, पीक के बाद कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद ट्रफ है, फिर से एक्सपांशन है ना। हार के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू है थोड़ी खुशी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीति है, हार के बाद ही जीत है। क्योंकि लिखो, क्योंकि सॉन्ग कितना प्यारा बना है, मैंने सुना तुमने? हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, मतलब दो सॉन्ग मिक्स करने का। देखो सुनो, कौन सा? पहला, जिंदगी की यही रीत है, दो सॉन्ग्स में से आपको ये चैप्टर में पुट अप कर रहा हूँ। पहला, इस चीज के लिए लिखेंगे हम, जिंदगी की यही रीत है। वो फ्यूजन सॉन्ग्स होते ना, फ्यूजन सॉन्ग्स असतात ना, एकानंतर एक चेंज होत राहतात, तसं रिमिक्स नहीं बोलेंगे, फ्यूजन बोलेंगे। रिमिक्स मतलब उसके खुद के म्यूजिक को छेड़छाड़ किया जाए, और फ्यूजन मतलब दो सॉन्ग्स फेडेड वे में डाले जाए। तो देखो, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, और उसके बाद में, क्योंकि हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। अब इसका मतलब क्या है? ये जो पीक का एक्सपांशन का जो फेज है, ये कल हो ना हो, क्योंकि हर घड़ी बदल रही है। समझ में आ रहा है? और देखो, पीक और ट्रफ के बारे में सलमान भाई का एक डायलॉग है, वो भी मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखो, सारे एक्टर्स मैंने ला दिया। सलमान भाई, उनका कोई तो एक डायलॉग मेरे को याद आ रहा है, मालूम नहीं कहाँ से, लेकिन है। बोलते, बुरे समय की अच्छी बात है कि जल्दी खत्म हो जाता है, और अच्छे समय की बुरी बात है कि वो भी जल्दी खत्म हो जाता है। तो पीक और ट्रफ दोनों ही खत्म होने वाले हैं, रुकने वाले क्या अपन यहाँ पे? नहीं। हाँ, अब थोड़ा बहुत, अब देखो, जितने दिन एक्सपांशन हुआ है उतने ही दिन कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब टाइमिंग डिफरेंसेस यहाँ पे हो सकते हैं, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, यूनिफॉर्मनेस यहाँ पे नहीं है। मतलब ये साइकिल जो चल रहा है ना, ये ऐसा फिक्स साइकिल नहीं है। जैसा डे एंड नाइट अपन बोल सकते हैं, 24-24 12-12 घंटे होता है, ऐसा यहाँ पे कोई फिक्स टाइम पीरियड इनका नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। क्लियर? ये मैं आपको बिजनेस साइकिल के फीचर्स पढ़ा दिया, ठीक है ना। बाबू मोशाय, जिंदगी एक रंगमंच है, और हम इस रंगमंच की कठपुतलियां, कौन कब किस घड़ी किधर से निकल जाएगा कोई नहीं जानता। वैसे ही कितने दिन कौन सा साइकिल चलेगा कोई नहीं जानता। ये सब किस पे डिपेंड करता है बेटा? लोगों के सेंटिमेंट्स पे, नॉट जीडीपी। लोगों के सेंटिमेंट्स पे डिपेंड करता है। लोगों के सेंटिमेंट्स अगर मार्केट में डिमांड बढ़ाने वाले होंगे तो जीडीपी साइकिल ऊपर जाएगा। लोगों के सेंटिमेंट्स अगर डिमांड कम करने वाले होंगे तो जीडीपी साइकिल नीचे आएगा। अच्छा, लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ अपने को खेलते आता है क्या? आई मीन टू से, गवर्नमेंट लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेल सकता है क्या? भली भांति खेल सकता है। जैसा अभी लाड़की बहन योजना निकाला महाराष्ट्र गवर्नमेंट, लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेला ही है ना। अब लोगों के पास पैसा आ रहा है, लाड़की बहन योजना इस एक स्कीम के तहत लेडीज लोगों के पास पैसा आ रहा है, मेरे को कोई उसमें दिक्कत नहीं है, बस मैं एक पॉइंट सिखा रहा हूँ। गवर्नमेंट जब स्पेंडिंग बढ़ाता है तो जीडीपी बढ़ता है। गवर्नमेंट ने ये चीज क्यों किया रहेगा? कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि कुछ अच्छी चीजें प्रमोट हो। ये पैसे देने का रीजन ऐसा है कि जैसे गैस की टंकी खरीद सकते हो तुम उसमें से, या और कुछ घर का सामान ला सकते हो, ऐसे इस विजन से उन्होंने शायद दिया है। तो जीडीपी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को खुद को खर्चे बढ़ाने पड़ते हैं। ठीक है। तो बिजनेस ओनर्स यानी गवर्नमेंट, ऐसे दो लोग पढ़ेंगे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स
चैप्टर 5 में हम बिजनेस ओनर के लिए पढ़ेंगे और 6 से आगे गवर्नमेंट के लिए पढ़ेंगे। क्लियर? चलो आगे। अब एक एक फेज देख लेते अपन, इस फेज में क्या होता है क्या नहीं होता है। 4 फेजेस है आपके पास, कौन से बेटा? थोड़े आंसू हैं थोड़ी खुशी, क्या है यार? एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ। डन? ओके डन। थोड़े आंसू हैं थोड़ी खुशी, आज दिन है तो कल है, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है। चलो डन। आगे। अभी एक्सपांशन में क्या होता है देखो, एक्सपांशन में क्या हो रहा है? डिमांड इंक्रीज हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है मतलब अदर देन प्राइस की वजह से हो रहा है, अदर देन प्राइस की वजह से हो रहा है, बराबर? हम्म। लेकिन सप्लाई इंक्रीज नहीं होगा तो धीरे धीरे क्या होंगे प्राइजेस? धीरे धीरे प्राइजेस बढ़ेंगी, सप्लाई बढ़ते जाएगा बाद में, सेल्स बढ़ जाएगा क्या लोगों का? प्रॉफिट बढ़ जाएगा क्या लोगों का? एम्प्लॉयमेंट, पहले एम्प्लॉयमेंट डील कर लेते हैं। यहाँ पे जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनको जॉब मिल जाएगा, तो कोई भी बंदा अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। हाँ लेकिन यहाँ पे दो टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट देखे जा सकते हैं। कौन से? स्ट्रक्चरल एंड वॉलंटरी, या फिर फ्रिक्शनल। अच्छी सीजन नहीं रहेगा तो पीक पे जाएगा ही नहीं ना। सिंपल इज दैट। अब देखो, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? मतलब तुम एक कंपनी का जॉब ड्रॉप कर दियो और तुम्हारे हाथ में दूसरा अपॉइंटमेंट है, लेकिन मार्च 1 के दिन तुमने रेजिग्नेशन दे दिया और नवी कंपनी ने बोला है कि 1 अप्रैल को आना, और हो सकता है वो भी अप्रैल फुल करते तुमको। ऐसा ना हो, बट मान लो 1 मार्च के दिन आपने रेजिग्नेशन दे दिया और नवी कंपनी में ज्वाइनिंग 1 अप्रैल से, तो बीच में का टाइम जो है आप अनएम्प्लॉयड हो, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। वो कोई टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो टाइम यहाँ पे जो जाना पड़ता है ना पुरानी यादें भुलाने के लिए, रिहैबिशन, रिहाब में रखा जाना, ऐसा कुछ। तो वो
टाइम गैप में आप अनएम्प्लॉयड हो, लेकिन दैट इज नॉट प्योरली अनएम्प्लॉयमेंट, या वो जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने फैक्ट्री बंद कर दी फटाके की, फटाके फायरवर्क्स का फैक्ट्री बंद कर दिया, बैन कर दिया, फटाके कोई बजाएगा नहीं मेरे को बहुत खांसी आ रहा है, बंद कर दिया दिल्ली गवर्नमेंट। समझे नहीं तुम? वहां के जो भी अपने रिस्पेक्टेड सीएम थे उनको बहुत खांसी आता था, उन्होंने फटाके बंद करवा दिए। अब बेटा लॉ लाके उन्होंने कंपनियां बंद करवा दी, तो उन लोगों के जॉब चले जाएंगे ना, तो ये हुआ स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से जॉब जाना, तो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, कि कोई रूल या रेगुलेशन चेंज हुए उसकी वजह से लोगों के जॉब चले गए, इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। उसमें बिजनेस साइकिल का कोई रोल नहीं है, ये लॉ ने उनके जॉब्स कट करवा दिए। क्लियर है? बाकी जितने लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनको सबको जॉब मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। अब है ना धीरे धीरे क्या होएगा, धीरे 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 रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी कम होते जाएगा, रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी क्या होएगा, कम कम होते जाएगा, मतलब इनपुट के प्राइसेस क्या हो जाएंगे बेटा, मतलब तुम्हारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, उसकी वजह से सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर और एक सॉन्ग बजा, मैं निकला वो गड्डी लेके, वैसा डिमांड बढ़ते बढ़ते गया, फिर वो मोड़ आया जहां पे प्राइसेस सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, वहां पे हम कहेंगे पीक है, प्राइसेस आर एट हाईएस्ट। प्राइसेस आर एट हाईएस्ट। हाँ, कंज्यूमर सोचना चालू कर दिए, अभी भी खरीदे कि रुके। अब कंज्यूमर रुकना चालू हो गए, कंज्यूमर ने क्या कर दिया, रुक गए कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर रुक गए इन द सेंस वो खरीदारी बंद कर दिए हैं। लेकिन लेकिन इसकी खबर सप्लायर्स को नहीं है, अभी भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं बेचारे। हाँ, तो कंज्यूमर्स ने रुक दिया खुद को, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सप्लायर सप्लाई तो बना के रखेंगे, प्रोडक्शन करके रखेंगे, लेकिन सेल होगा क्या उनका, नहीं। तो यहां पे ऐसा हो जाएगा, डिमांड स्टैग्नेंट्स, यहाँ पे डिमांड स्टेबल हो जाएगी, स्टैग्नेंट हो जाएगी, सप्लाई कंटिन्यू होगा, सप्लाई बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे ज्यादा हाईएस्ट रहेगी, सबसे महंगी जिंदगी आप जी रहे रहेंगे उस समय। अब थोड़े समय से इसकी खबर किसको लगाए, अब यार ये बायर्स तो खरीदने नहीं जा रहे हैं, फिर सप्लायर एक दुखी सॉन्ग आ रहा है, क्या, देखो मैंने आपको एक मार्केट का सॉन्ग बोला था कि मार्केट कब बनता है, बोलो मार्केट कल से कैसे बनता है, मिले सुर बायर का और सप्लायर का, तो सुर बने हमारा, मार्केट बने हमारा, लेकिन अभी सुर मिल रहे क्या, तो दूसरा सॉन्ग प्ले हो रहा है सप्लायर के मन में, कौन सा, हमको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता, फिर सप्लायर बोल रहा है, दूर जाके भी मुझसे तुम मेरे कस्टमर बन के रहना, कभी अलविदा ना कहना,
तो अब क्या हो रहा है, सप्लायर प्राइसेस कट करने की सोच रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, सप्लाई हो गया ज्यादा, डिमांड हो गया कम। तो यहाँ पे कमोडिटी के प्राइसेस क्या हो जाएंगे, नीचे आएंगे। लेकिन फिर भी पत्थर दिल कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अभी भी रास्ता देख रहा है और प्राइसेस कम हो। अब एक बार ही कम किया ना प्राइस उसने, तो कस्टमर और रास्ता देख रहा है और प्राइसेस कम होंगे, रुको जरा, सबर करो, खरीदो मत। मतलब सप्लायर को वो तरसा रहा है, वेट कर रहा है, मतलब हर कस्टमर अब वेट कर रहा है। तो इससे क्या होता जाएगा, डिमांड कम कम होते जाएगा, प्राइस कम कम होते जाएगा। आके हम रुकेंगे ट्रफ पे। ट्रफ मतलब सबसे भयानक समय, सबसे अंधियारे वाला समय, सबसे बेकार समय तुम्हारे बिजनेस साइकिल का। इससे नीचे कभी इकोनॉमी गया नहीं था, मतलब ये इतना बेकार टाइम किसी ने देखा नहीं था, ऐसा वो समय है। अभी कॉन्ट्रैक्शन अगर लंबे समय तक चले तो उसको बोलते हैं रिसेशन। इंटरवल होती है ना, उसको रिसेस बोलते हैं ना, वही रिसेशन। अगर ज्यादा लंबे तक चल जाए तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन। शब्द रचना देखना, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिसेशन आर अल्टीपल्टी यूज्ड, आर बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। रिसेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड डिप्रेशन मतलब, सॉरी, गहरा लंबा चला हुआ कॉन्ट्रैक्शन इज डिप्रेशन। और ऐसे समय आप पहुंच जाओगे ट्रफ पे। अब ट्रफ ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे है। अब यहां पे एक उम्मीद की किरण आपको मिलती है। हुँ? उम्मीद की किरण क्या है बेटा, रिकवरी पीरियड। कहां से शुरू होती है रिकवरी, कॉन्ट्रैक्शन में जब डिमांड कम होती जाएगा तो प्रोडक्शन तो कम करना पड़ेगा, रादर बंद करना पड़ेगा। प्रोडक्शन अगर बंद हो जाएगा तो लोगों के जॉब चले जाएंगे। अब लोग चाहते हैं कि जॉब करें, लेकिन उनको जॉब मिलेगा क्या, नहीं। लेकिन रिकवरी होगी यहाँ पे, उम्मीद की किरण। अगली पार्ट, उम्मीद की किरण। यहाँ पे कुछ जिगरबाज लोग मार्केट में पैसा लगाएंगे, जिससे वो है उस स्टेज से बाहर आने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे लेबर लोग भी घर पे बैठे थे इतने दिन, वो क्या बोलेंगे, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो थोड़ा सा काम लेके प्रभु का नाम। 1000 रुपए नहीं मिले तो नहीं मिले भाई, 100 200 तो मिलेंगे। तो कम पैसों में लेबर काम पे आना चालू हो जाएंगे। अब लेबर लोग काम पे आना चालू हो जाएंगे तो उनको इनकम मिलेगा, उनको इनकम मिलेगा तो डिमांड बढ़ेगा। इस तरीके से हम एक्सपांशन लाने की सोच रहे हैं। ओके, डन। ये हो गए आपके फेजेस। नहीं नहीं, आज चैप्टर 5 खत्म करूंगा मैं। अरे नहीं यार, क्या नहीं यार, देखो अभी इंडिकेटर्स। ए शांत बेटा, हाँ तो आप वीडियो देखने वाले लोग भी डरे नहीं, मैं ऐसी मजाक कर रहा था। ये था एक इंडिकेटर कि मैं गुस्सा हो गया हूं, ऐसा तुमको लगा। ठीक है, इंडिकेटर। इंडिकेटर्स मतलब किसी भी चीज की चाल चरण कैसी है ना, वो पहचानने के जो नुस्खे नुस्खे हैं, नुस्खे, उसको इंडिकेटर्स बोलते हैं। मान लो, देखो मैं इंडिकेटर बताता हूँ, एक सिंपल सा इंडिकेटर बताता हूँ, मतलब तुमने ये ऑब्जर्व भी किया होगा। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या कि
आपने कोई सवाल किसी से पूछा है और बदले में आपको उसका जवाब नहीं मिला है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? सॉरी, दो चीजें, वो जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर वो इग्नोर कर रहा है, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन उसको नहीं आता है, ये उसका सही आंसर है। और वो मैं ये बता रहा हूँ, सुनो वापस से बताओ, सुन लो। आपने किसी से कोई सवाल पूछा, से पढ़ाई का सवाल है, और वो आपको इग्नोर कर रहा है। एक्चुअली वो दिखा रहे कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये कि उसको खुद को ही नहीं आ रहा है, इसलिए वो कोशिश कर रहा है इग्नोर करने की या ऐसा दिखाने की कुछ नहीं आता तेरे को। हुआ होगा आपके साथ कभी? कहाँ पे? हाँ, मैं कुछ और पॉइंट आउट करना चाहता था, तुम भटक गए, समझ में आया तुम्हारे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? कुछ चीजें ना मैं बातों बातों में बोलता हूँ, ऐसे एक्सप्रेस नहीं करता ओपनली, समझिए। तो देखो, इंडिकेटर सिचुएशन क्या है उसका अंदाजा लेना है। मान लो कहीं पे झगड़े चल रहे हैं, तो इंडिकेटर लगना अलग बात है बेटा। झगड़े चल रहे तो समझ लो कुछ तो घटना हुई होगी, एक्सीडेंट हुआ होगा, गर्दी जमा हुई है, तो अपन सोचते हैं अरे ये कुछ तो हुआ है यहाँ पे। मान लो सड़क गीली है, पूरी सड़क गीली है, तो क्या क्या इंडिकेटर मिलेगा आपको? बारिश गिर के गई है शायद, है ना, ये लैगिंग इंडिकेटर है। ऑब्वियस सी बात है, वाटर टैंकर तो पूरी सड़क को तो गीला नहीं कर सकता है, कोई पार्ट को गीला कर सकता है, या तुम्हारी वाटर बॉटल भी किसी एक पार्ट को गीला कर सकती है, पूरी सड़क तो गीला नहीं कर सकती। बट सारी सब दूर सड़कें गीली दिख रही है, मिट्टी से खुशबू आ रही है, और वातावरण एकदम शांत हो चुका है, तो ये इंडिकेट करता है कि शायद बारिश होके गई, अपन मिस कर गए, है ना? हाँ मतलब, अभी, हाँ, अभी देखो एक अंधेरा छाया था बाहर थोड़ी देर पहले, एकदम अंधेरा हो गया धूप काले के दिन में, शायद बारिश होने वाली है ना? लीडिंग इंडिकेटर, कुछ होने के पहले उसकी चीज आपको मालूम गिर जा रही है, लीडिंग इंडिकेटर। इफ यू रिमेम्बर चक दे इंडिया, लास्ट पार्ट देखो, याद करो, वो शाहरुख भाई है ना, वो जो पेनल्टी की किक बोलो, पेनल्टी मारने के लिए जब वो स्टिक लेके खड़ी रहती है, उसका पोस्चर देखते हैं शाहरुख भाई, इसका पैर पीछे है, लेफ्ट वाला पैर तो पीछे और राइट वाला आगे है, अरे ये तो ये वाला शॉट मारेगी, ही इंडिकेटेड दैट, और टेलीपैथी से उसको बताया गया ऐसा कर, विद्या, विद्या, हाँ वो गोलची को। तो भाई ये जब उन्होंने पोस्टर देखा ना, तो ये लीडिंग इंडिकेटर था कि वो कौन सा स्ट्रोक प्ले करने वाला है, समझ में आया? लीडिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर, वो स्ट्रोक विद्या ने रुका दिया और सब लोग सेलिब्रेट करने लगे, लैगिंग इंडिकेटर, इसका मतलब इंडिया जीत गया था, लैगिंग इंडिकेटर। कौन करंट इंडिकेटर, अभी मैच गोइंग ऑन है, 3-2 है, ये लीड क्या कर रहा है, 3-2, मतलब इंडिया ने 3 गोल्स किए, ऑस्ट्रेलिया ने 2 किए, तो इंडिया के जीतने के चांसेस, ये लीडिंग इंडिकेटर भी है और कौन करंट इंडिकेटर भी है कि मैच चालू है, समझा? कौन करंट इंडिकेटर दो चीजों को बताता है, लीडिंग इंडिकेटर एक चीज को बताता है इधर ऊपर इधर नीचे, लैगिंग भी एक चीज बताता है क्या होके गया, समझ में आया? ठीक है। अब इन इंडिकेटर्स में से आप पहचान सकते हो कि बिजनेस साइकिल का कौन सा फेज चल रहा है, तो हमको डिसीजन क्या लेना है। ये भाई ने वहां पे आने के बाद बात नहीं करी, वापस वापस आ गया, इसको लगा कुछ गहन डिस्कशन चल रहा है सर का, तो उस समय इसने डिसीजन लिया नहीं नॉक करने का। सेम वे बिजनेसेस। अब देखो, अब सुनो सुनो, तुमको टेंसेस आते हैं क्या? क्या टेंसेस आते हैं सिर्फ? आते हैं, टेंस आते हैं? क्या टेंस आता है कि टेंस होते हो? सब आता है। चलिए, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ा देता, सुनो। प्राइजेस बढ़ रहे हैं, ये कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्राइजेस बढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं ना, मतलब ऐसा हो रहा है ना,
तो ये कौन सा फेज है? तो मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाला अगर क्वेश्चन आ जाए, नहीं नहीं, और वो ऊपर जाने की बात कर रहा हूँ, प्राइसेस के ऊपर जाने की बात कर रहा हूँ, तो एक्सपांशन हो रहा है। और एक लीडिंग इंडिकेटर है ये कि पीक की तरफ जाने वाला है, लीडिंग प्लस कॉन्करेंट। लीड किसको करेगा? ये बोल रहा है कि ये इकोनॉमी पीक की तरफ जाने वाला है, और कॉन्करेंट क्या है? जा रहा है। दो चीजों को दर्शाता है, एक एग्जाम्पल दो जगह काम कर सकता है। क्लियर? प्राइसेस आर हाईएस्ट, कौन सा फेज है ये? कंप्लीट टेंस से क्या है, मतलब हो चुका है ये। उसके बाद में प्राइसेस आर गोइंग डाउन बट कॉन्ट्रैक्शन की तरफ, लीडिंग इंडिकेटर एज वेल एज कॉन्करेंट इंडिकेटर। कॉन्करेंट कैसे कि प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, ये कॉन्करेंट है। और जब लीड किसकी तरफ कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्शन की तरफ या ट्रफ की तरफ। ठीक है, समझा? नेट प्रॉफिट रिपोर्टेड फॉर द पीरियड, ऐसा दे दिया जाए आपको 2024 का प्रॉफिट 1 करोड़ रुपए है, तो ये क्या इंडिकेटर है, कौन सा इंडिकेटर है? आज है 31 मार्च 2025 मान लो, और ये 2024 का है रिजल्ट, तो मतलब लैगिंग है, हो गया ओके, चला गया लैगिंग इंडिकेटर। हाँ, तो इस लिस्ट को आप रट्टा मार लो, इस लिस्ट को क्या करो, एक बहुत कम बार मैं बोलता हूँ ऐसी चीज की रट्टा मार लो। ओके, अब ये कहां से कॉपी पेस्ट करोगे आप? ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो रीजंस, इंटरनल रीजंस, एक्सटर्नल रीजंस, ऐसे दो पार्ट बचे इसके चैप्टर 5 के। माइक्रो मैक्रो कहाँ लिख रहा हूँ? ठीक है, यही वापस चैप्टर बनने वाले हैं। तो चैप्टर 5 में जो चीजें बोली है ना, वही वापस चैप्टर बोल के आता है। अगर चैप्टर 5 में उसका रीजन समझ गया, जैसे फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट अगर खर्चा, खुद का खर्चा बढ़ा रहा है, तो इससे क्या होगा? जीडीपी बढ़ेगा। अब तुम चैप्टर 6 अगर एक बार भी पढ़े हो, एक बार भी पढ़े हो, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा बेटा,
हैव यू दिस फॉर्मूला, हैव यू। सी बोलो तो क्या, जी बोले तो क्या, जीडीपी, एमपी मार्केट प्राइस पे, जीडीपी मार्केट प्राइस पे। इस फॉर्मूला का एक्सपेंशन क्या है, कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट्स प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। अब कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर तुमने जीडीपी साइकिल में सी बोल के देखा क्या, यहाँ पे देखा, कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा तो क्या बढ़ रहा, और क्या बढ़ रहा, उसके थ्रू जीडीपी बढ़ जा रहा क्या। तो इफ आई एम राइट हियर, देखो सी अगर बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, अगर गवर्नमेंट खुद का एक्सपेंडिचर बढ़ा देता है तो जीडीपी क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा, जीडीपी का क्या होगा, बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट्स, लोगों की सेविंग बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो जीडीपी बढ़ेगा। और दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, कंज्यूमर जो कर रहा है वो, और एक प्रोड्यूसर कर रहा है वो। इन्वेस्टमेंट बढ़ा कि जीडीपी बढ़ना चाहिए, समझा, क्लियर है। तो इसका इम्पैक्ट आगे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। इंटरनल रीजंस ये हुए, एक्सटर्नल में क्या क्या है बेटा, क्या, वॉर, नेचुरल फैक्टर्स, वॉर, उसके बाद देखो ना एक्सटर्नल में, यहाँ पे फिर लोन्स है, एक्सटर्नल में ना चैप्टर 2 से भी आते हैं। एक्सटर्नल में क्या क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ, देखो नेचुरल फैक्टर्स मतलब बरसात वगैरह इसके ऊपर डिपेंड होता है, जब मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर खराब हो जाता है तो। अच्छा, बिजनेस साइकिल का पहला इम्पैक्ट एग्रीकल्चरल पे नहीं आता, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स इंडस्ट्री पे आता है, ये क्वेश्चन है आपको। उसके बाद में वॉर्स की वजह से सब तहस महस हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन की वजह से वापस से ऊपर जाता है ना, रिकंस्ट्रक्शन में सब ऊपर की एक्टिविटीज होती है। पॉपुलेशन ग्रोथ में डिमांड बढ़ता है, एंड टेक्नोलॉजिकल शॉक्स मतलब टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है और प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। तो इंटरनल रीजंस के साथ हम कैरी करेंगे अगले चैप्टर्स। एक बार आपको क्या करना है, जाके ये पढ़ना है पूरा चैप्टर और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 28 या 30 क्वेश्चन है इसमें, उतने सॉल्व करके आओ। कल मिलेंगे अपन, कल रखना है संडे का क्लास, गुड़ी पड़वा कब जा रहा है, ये पढ़ो, देखते अपन, ये पढ़ के आओ कल।